जरा देखो इस वैद्य को, इसी की वजह से आज हमारे राजा हमारे बीच नहीं है। अगर ये वक्त पर उनका इलाज कर देता तो हमारे राजा आज जिंदा होते। अरे इस वैद्य को गांव से आज ही निकाल दो। इसने बहुत बड़ा पाप किया है। ये हमारे गांव में नहीं रहना चाहिए। अच्छा हुआ राजा मर गया, अब यहाँ पर मेरा शासन चलेगा। देखा सावित्री, आज फिर झूठ की जीत और सच की हार हो गई। यह कहानी है धोखे की, दर्द की, मासूमियत की और अंत में उस सच की जो कभी दबता नहीं। सुनो ध्यान से। नगर का नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ एक ऐसा नगर था जहां सुबह की पहली किरण पड़ते ही बाजार गुलजार हो जाता था। बच्चे खेलते थे, बूढ़े चौपाल पर बैठते थे, औरतें कुएं पर मिलती थीं और हंसती थीं। इस नगर का राजा था राजा वीरसेन। वीरसेन नाम का ही नहीं, काम का भी वीर था। उसने कभी किसी गरीब को दरबार से खाली हाथ नहीं लौटाया। उसकी एक ही कमजोरी थी, वह अपने छोटे भाई शक्ति सिंह से बेहद प्यार करता था। इतना प्यार कि उसने शक्ति सिंह को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसे राजमहल में रखा, खिलाया पिलाया और हर सुख दिया। पर शक्ति सिंह का दिल एक ऐसा कुआं था जिसमें कृतज्ञता का पानी था ही नहीं। जितना भाई देता था उतनी ही उसकी भूख बढ़ती जाती थी। उसकी नजर थी राज सिंहासन पर। उसके दो मित्र थे, करण और भीमा। दोनों उसी जैसे लालची, चालाक और बेईमान। उसी सूर्यगढ़ के एक छोटे से गांव अमरपुर में रहता था वैद्य देवदत्त। देवदत्त की उम्र कोई 50 के पार थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उस इंसान की चमक जो हमेशा सच बोलता है। उसके हाथ जादुई थे। जड़ी बूटियों की ऐसी समझ थी उसे कि लोग कहते थे, जिसे देवदत्त ने छोड़ दिया उसे भगवान ने पकड़ लिया। उसकी पत्नी थी सावित्री, सरल, शांत और देवदत्त की हर तकलीफ में उसकी छाया बनकर खड़ी रहने वाली। पर उनके जीवन में एक दर्द था जो वर्षों से उनके सीने में एक कांटे की तरह चुभ रहा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सावित्री कभी कभी रात को चुपचाप रोती थी। देवदत्त देखता था पर कुछ नहीं कहता था, बस उसका हाथ थाम लेता था। यही उसका जवाब था, मैं हूं, चाहे जो हो। देवदत्त दिन भर जंगल में जाता, जड़ी बूटियां उलाता और गांव के लोगों का इलाज करता। कई बार गरीब लोगों से वह पैसे भी नहीं लेता था। गांव में उसकी इज्जत थी, पर पेट भरने के लिए जो चाहिए वह हमेशा होता नहीं था। फिर भी देवदत्त और सावित्री मुस्कुराते थे। यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन की बात है, राजा वीरसेन को अचानक तेज बुखार चढ़ा। राजवैद्य ने 2 दिन दवाइयां दी पर कोई असर नहीं हुआ। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तब किसी ने राजा के कान में देवदत्त का नाम डाला। राजा ने तुरंत आदेश दिया, देवदत्त को अभी राजमहल लाओ। 2 सैनिक घोड़े दौड़ाते हुए अमरपुर पहुंचे। देवदत्त उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। सैनिकों ने कहा, वैद्यराज, राजा की तबीयत बहुत खराब है, आपको अभी चलना होगा। ठीक है, आप चलिए, मैं जड़ी बूटी लेकर थोड़ी देर में पहुंचता हूं। सैनिक आगे चले गए। देवदत्त भीतर गया। उसने अपनी पोटली खोली, खाली थी। घर में एक भी जड़ी बूटी नहीं थी। सावित्री ने कहा, बिना दवाई के कैसे जाओगे? देवदत्त बोला, जंगल से लेकर जाऊंगा, राजा का इंतजार है, देरी नहीं होनी चाहिए। सावित्री ने उसे रोकना चाहा, पर देवदत्त पहले ही दरवाजे से बाहर निकल चुका था। वह जंगल की ओर बढ़ा, पर उसे नहीं पता था कि उसके पीछे 3 परछाइयां थीं, शक्ति सिंह, करण और भीमा। शक्ति सिंह ने पहले ही यह खबर पाली थी कि देवदत्त को बुलाया गया है। उसने सोचा, यह सही मौका है। अगर देवदत्त राजमहल पहुंच गया और भाई ठीक हो गया तो वह वर्षों और जिएगा, और जब तक भाई जिएगा यह सिंहासन मेरा नहीं होगा। उसने करण और भीमा से कहा, आज रात का काम तुम दोनों पर है। देवदत्त राजमहल नहीं पहुंचना चाहिए। कर्ण ने पूछा, मार डालें? शक्ति सिंह ने कहा, नहीं, मारना नहीं, बस रोकना है। अगर मर गया तो बाद में काम आ सकता है। तीनों ने अपने चेहरे काले कपड़े से ढके और जंगल में घुस गए। देवदत्त एक पेड़ की जड़ के पास झुककर जड़ी बूटी निकाल रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। देवदत्त धरती पर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक गुफा में था। हाथ एक बड़े पत्थर से बंधे हुए थे। अंधेरा था, बाहर से पत्थर रख दिया गया था। देवदत्त ने आवाज लगाई,
पर कोई नहीं आया। उसने रस्सी खींची, पर बंधना मजबूत था। वह बस एक काम कर सकता था, भगवान से प्रार्थना। उसने आंखें बंद की और बुदबुदाया, हे प्रभु, मुझे नहीं जानता मैंने क्या गलती की, पर राजा बीमार हैं। मेरी जगह किसी और को भेज देना जो उन्हें बचा सके। उधर राजमहल में समय बीत रहा था। घड़ी की एक एक सुई राजा वीरसेन की सांसें गिन रही थी। शक्ति सिंह महल में था, रो रहा था, दिखावे के आंसू बहा रहा था, कह रहा था, भैया, वैद्य क्यों नहीं आया अब तक? कहाँ है वो? मैं खुद जाकर लाता हूँ। पर वह कहीं नहीं गया। रात के तीसरे पहर राजा वीरसेन की सांस टूट गई। राजमहल में चीख पुकार मच गई। भोर होते ही शक्ति सिंह ने अपने सैनिकों को भेजा, पर सैनिकों ने उसे खोला नहीं, बल्कि उसे उसी हालत में घसीटकर गांव लाए। गांव के चौक में सब खड़े थे। शक्ति सिंह वहां पहले से था। उसने देवदत्त को देखते ही जोर जोर से रोना शुरू किया। देखो गांव वालों, ये वैद्य है। हमारे राजा ने इसे बुलाया था और ये गया कहाँ? भाग गया, जंगल में छुप गया। इसी की वजह से आज हमारे राजा हमारे बीच नहीं है। गांव वाले भड़क गए। कोई बोला, धिक्कार है ऐसे वैद्य को। कोई बोला, राजा का खून इसी के हाथ पर है। देवदत्त कुछ बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज भीड़ की आवाज में दब गई। सावित्री भागती हुई आई। सुनो, मेरे पति ने कुछ नहीं किया। वे जड़ी बूटी लेने गए थे, कोई उन्हें ले गया। पर किसने सुना? शक्ति सिंह ने हाथ उठाकर आदेश दिया, पर इस वैद्य को आज ही गांव से निकाल दो। दोबारा इसकी परछाई भी नहीं दिखनी चाहिए। सैनिकों ने देवदत्त को धक्के देकर गांव की सीमा से बाहर कर दिया। सावित्री दौड़कर उसके पास आई। दोनों खड़े थे गांव की सीमा पर। देवदत्त ने पीछे मुड़कर देखा। वही गांव जहां उसने जिंदगियां बचाई थीं, आज उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसकी आंखें नम हुई, पर उसने रोया नहीं। उसने सावित्री का हाथ थामा और आगे चल दिया, जंगल की ओर। उधर राजमहल में शक्ति सिंह का राज शुरू हो गया था, पर एक काम अभी बाकी था। राजा वीरसेन का बेटा राजकुमार अर्जुन। अर्जुन की उम्र था कोई 20 वर्ष। अपने पिता की मौत से टूटा हुआ था। कमरे में बंद था, रो रहा था। शक्ति सिंह ने कर्ण और भीमा को बुलाया और रात को उनसे कहा, अर्जुन अगर बड़ा हो गया तो राज सिंहासन वापस मांगेगा। उसे भी रास्ते से हटाना होगा। कब? आज रात। पर भाग्य की अपनी चाल होती है। अर्जुन उस कमरे में नहीं सो रहा था। वह दरवाजे के पीछे खड़ा था। उसने सब सुन लिया। उसका दिल बैठ गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। चाचा, जिस इंसान ने उसके सिर पर हाथ फेरा था, जो उसके पिता का भाई था, वही उसका दुश्मन था। अर्जुन के हाथ कांपे। फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, अभी रोने का वक्त नहीं, जीना होगा और सच सामने लाना होगा। उसने चुपचाप अपने कपड़े बदले, साधारण कपड़े जैसे किसी आम आदमी के हों। एक छोटी सी पोटली उठाई और आधी रात को महल की पिछली दीवार फांदकर बाहर निकल गया। रात का अंधेरा उसकी ढाल बन गया। वह भागता रहा। दिशा नहीं पता थी, बस इतना पता था, जंगल में कहीं एक वैद्य है जिसे मेरे चाचा ने बर्बाद किया। सुबह की रोशनी में अर्जुन जंगल में था, थका हुआ, भूखा और अकेला। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखी। धुआं उठ रहा था। वह उस ओर बढ़ा। झोपड़ी के दरवाजे पर उसने दस्तक दी। सावित्री ने दरवाजा खोला। एक थके हुए, धूल भरे नौजवान को देखकर उसे दया आई। बेटा, अंदर आओ, उसने कहा। अर्जुन अंदर आया। देवदत्त एक कोने में जड़ी बूटियां साफ कर रहा था। उसने ऊपर देखा। अर्जुन की आंखें मिली उसे। कुछ था उन आंखों में, दर्द, गुस्सा और एक अजीब सा परिचय। देवदत्त ने पूछा, ले, तुम कौन हो बेटा और कहां से आए हो? अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं राजा वीर सिंह का लड़का हूं, राजकुमार अर्जुन। देवदत्त का हाथ रुक गया। सावित्री के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। अर्जुन बोला, आप देवदत्त वैद्य हैं जिन्हें मेरे चाचा ने तबाह किया। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। देवदत्त उठा, अर्जुन के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बैठो बेटा, पहले पानी पियो, फिर बात करते हैं। उस रात अर्जुन ने सब बताया। देवदत्त ने सब सुना, बिना रोके, बिना बीच में बोले। जब अर्जुन चुप हुआ तो देवदत्त ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत में मेरा हाथ नहीं था। मुझे बांध दिया गया था।
पर इसे साबित करना होगा। अर्जुन बोला। चाचा को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। देवदत्त ने कहा। इसके लिए हमें चाहिए होगा सबूत, समय और सब्र। पर मेरे पास समय नहीं है। अगर मैं ज्यादा देर रुका तो चाचा मुझे ढूंढ लेंगे। देवदत्त ने सोचा, फिर बोला। ठीक है, योजना बनाते हैं। तीनों बैठ गए, देवदत्त, सावित्री और अर्जुन। देर रात तक बातें होती रहीं और एक योजना बनी। योजना यह थी, देवदत्त जंगल में एक बूढ़े साधु का वेश बनाएगा और नगर में जाएगा। अर्जुन एक साधारण युवक का वेश बनाकर नगर में घूमेगा और उन लोगों को ढूंढेगा जो शक्ति सिंह की चाल जानते हों। गुफा वही थी जहां देवदत्त को बांधा गया था। वहां अभी भी रस्सी पड़ी होगी, पत्थर पर निशान होंगे और सबसे जरूरी, शक्ति सिंह के दोनों मित्र कर्ण और भीमा लालची थे। अगर उन्हें सही तरीके से लालच दिया जाए तो वे मुंह खोल सकते थे। सावित्री ने कहा। पर बेटा, ये सब करने में खतरा बहुत है। अर्जुन बोला। माँ, खतरा तो वहां भी था जब आपके पति को बांधा गया था। खतरा तो वहां भी था जब मेरे पिता को मरने दिया गया। अब खतरे से डरना बंद। क्या मैं अपने पिता का बदला ले पाऊंगा या नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।